हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 देखा, जहां पर हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नेम्स को लिखना सीखा कि फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तब नाम कैसे लिखना है, हैलोजन अटैच होगा तब नाम कैसे लिखना है। एंड आई होप कि उसके बाद अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर कुछ बेसिक रिएक्शन जो परफॉर्म होता है उन बेसिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, जो कि पिछले वीडियोस में मिस हो गया है, तो उसको पहले कंप्लीट कर रहे थे, देन फिर हम लोग रिएक्शंस पे जंप करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाओ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, तो ये है क्या? एकदम सिंपल सा बात है। देखो, ये हम लोगों को क्यों पढ़ना, पहले ये समझ लो। होमोलोगस सीरीज को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ना, हम लोग देखे हैं कि कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा, एक नया हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। मान लो कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो मीथेन है, उसमें हम लोग एक और कार्बन ऐड कर दिए, 3 हाइड्रोजन ऐड किए, वो क्या बन गया, इथेन। तो क्या हम लोग एक कार्बन ऐड करके ही ना एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं दिखेगा। जो जैसे प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या फिर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, या जो रिएक्शन करने का तरीका हो गया, क्या इन सब में सिमिलैरिटीज नहीं दिखेगा? तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखता है, बट ये सिमिलैरिटीज बहुत लंबा दूरी तक नहीं दिखता है। कुछ मतलब जो साइड बाय साइड कंपाउंड्स होता है, यानी जिनका रिलेशन बहुत ज्यादा करीब होता है, क्लोज होता है, उनके बीच में दिखता है। तो इसलिए वैसे कंपाउंड्स को हम लोग किस में डालें, होमोलोगस सीरीज में डालें। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या बोलता है कि भाई आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले तो सेम बॉन्ड कैरी करे। सेम बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, जो भी हो वो आपका सेम, ठीक है। यानी दोनों कंपाउंड्स में आपका बॉन्ड सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो चीज बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो वो क्या हो, सेम है। जैसे कि अगर किसी में OH लगा है, किसी में COOH लगा है, तो ये जो भी लगा हुआ है वो क्या होना चाहिए, दोनों कंपाउंड्स में सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग कर रहे होते हैं, उसके बाद एक कंडीशन को फॉलो करना है। नोट, क्या है कंडीशन? डिफरेंस ऑफ CH2। तो बोला क्या जाता है कि होमोलोगस सीरीज यानी ये वो कंपाउंड्स है या वो कंपाउंड्स का सीरीज है जो कि सबसे पहले तो सेम बॉन्ड होता है, यानी अल्केन है तो अल्केन में देखेंगे, अल्कीन है तो अल्कीन में देखेंगे, अल्काइन है तो अल्काइन में देखेंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप वो अटैच करके है उन दोनों में वो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, और साथ में उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, CH2 का होगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का बीच में डिफरेंस होगा। अगर ऐसा होता है तो उन दोनों कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, होमोलोगस सीरीज बोल रहे होंगे या होमोलोगस कंपाउंड बोल रहे हो। तो हम लोग बोल सकते हैं दी, नहीं समझ में आया? अच्छा, एक मिनट डेफिनेशन लिखो पहले। द कंपाउंड इन विच हैविंग सिमिलर bonds or functional group and have difference of CH2 are called homologous compounds। तो होमोलोगस कंपाउंड वो कंपाउंड्स है जिनका सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सिमिलर बॉन्ड्स होना चाहिए, जैसा पहले वाले में तो दूसरे वाले में भी वैसा ही बॉन्ड होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम हैलोजेंस नहीं लिखे, तो ऐसा नहीं कि हैलोजन सेम नहीं होना चाहिए। अगर हैलोजन अटैच है तो हैलोजेंस भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाता है एंड डिफरेंस ऑफ CH2 हो, साथ ही साथ क्या हो, उन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस हो, तब हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को होमोलोगस कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा, जैसे कि हम लोग लिए यार CH4, तो ये क्या लिए, मीथेन लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिए C2H6, ये हम लोग क्या लिए, इथेन लिए। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बोलोगे तो आपको पता है कि हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाएंगे, है ना।
और C2H6 का स्ट्रक्चर बोलेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो स्ट्रक्चर है, क्या वो स्ट्रक्चर सिमिलर है? ये सारा सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, ये भी सारा सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। उसके बाद इन दोनों के बीच में देखोगे अगर ध्यान से तो कितना का डिफरेंस है? एक कार्बन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कार्बन है, इसके पास दो, ठीक है, एक कार्बन एक्स्ट्रा हुआ, और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, इसके पास 6 हाइड्रोजन है। यानी अगर इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे C2H6 और CH4 तो आपका क्या आएगा? एक C आएगा और H2 आएगा। तो ये डिफरेंस आया CH2 का, CH2 का डिफरेंस आ गया ना। तो क्योंकि CH2 का डिफरेंस आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों कैसा कंपाउंड है? ये दोनों होमोलोगस कंपाउंड्स है। बात समझ में आया? तो होमोलोगस कंपाउंड सिर्फ वो दो कंपाउंड्स होता है जिनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? CH2 का होना चाहिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि या तो बॉन्ड सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फंक्शनल ग्रुप्स का क्या हो जाए? डिफरेंस हो जाए। अगर वैसा होगा तो वो होमोलोगस कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। लेट्स से कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, H को हटा के OH कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना होगा? H को हटा के OH ही करना होगा। हम लोग यहाँ पे उसके अलावा कोई और कंपाउंड ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग बोलेंगे कि भाई ये बीच में एक ले लो कार्बन और इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इसमें नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि O है, H है, इसमें भी O है, H है, बट ये क्या है? ये आपका इथर है, और ये क्या है? ये आपका अल्कोहल है। तो अल्कोहल, इथर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कहाँ से सेम होगा? हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि दोनों कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में क्या हो? सिमिलर हो। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी आसपास में होगा, 220 हो जाएगा, 250 डिग्री होगा। बट अगर इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका भी क्या होगा? हाई होगा। वो तो तब होगा ना जब दोनों का नेचर सेम होगा। अब ये अल्कोहल है और ये आप ले लोगे इथर, तो कहां से प्रॉपर्टी सिमिलर होगा? भले उन सब के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस हो भी जाता है तब भी ये चीज मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा, ठीक है। तो दिस यार यही है होमोलोगस सीरीज। अब एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? तो एग्जाम्स में लेट्स से कि आपको क्या करेगा ना, 3-4 कंपाउंड दे देगा। जैसे अभी हम दिए थे CH4 दे दिए, C2H6 दे दिए, C2H4 दे दिए, C2H2 दे दिए। इस तरीके से 4 कंपाउंड्स दे दिए और आपसे पूछ रहे होंगे कि भाई इन सब में से कौन सा कंपाउंड होमोलोगस कंपाउंड है। तो आपको देखना है कि कौन दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है। तो आप क्लियर देख पाओगे कि इन दोनों के बीच में ही CH2 का डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया? होमोलोगस कंपाउंड हो गया। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हुआ जहां पे आपको क्या करेगा? दे देगा कंपाउंड और उनमें से आइडेंटिफाई करना बोलेगा कि कौन सा दो कंपाउंड होमोलोगस कंपाउंड्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि लेट्स से कि हम आपको दिए C2H4 ये दे दिए और हम आपको बोल रहे कि राइट नेक्स्ट टू होमोलोगस कंपाउंड, होमोलोगस कंपाउंड। तो यहां पे क्या बोले कि हम लोग के पास C2H4 है। अब इस C2H4 का जो नेक्स्ट दो होमोलोगस कंपाउंड होगा वो आप लिखो। कैसे करके लिखोगे? आपको पता है कि C2H4 हम लोग के पास अभी करंट कंपाउंड है। इसके बाद वाला जो कंपाउंड होगा अगर होमोलोगस है तो उसमें कितना का डिफरेंस होगा? CH2 का। तो आप उसमें क्या करोगे? CH2 ऐड कर दोगे। तो नेक्स्ट होमोलोगस कंपाउंड निकालने के लिए जस्ट आपको क्या करना है? CH2 को ऐड करते जाना है और आपका निकलता जाएगा। और अगर प्रीवियस जाना है तो आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जैसे C2H6 है, H4 है, इसमें CH2 ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो नया कंपाउंड बनेगा C3H6। तो हम लोग का नया होमोलोगस आ गया। ये एक हुआ, हम लोग को दो बोला है तो हम लोग फिर से लेंगे C3H6 को, इसमें से फिर क्या करेंगे? CH2 ऐड करेंगे। नाउ इट विल बिकम C4H8। तो इस तरीके से C2H4 का नेक्स्ट दो होमोलोगस कंपाउंड मिल गया। बात समझ में आया? होमोलोगस कंपाउंड का क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं भाई, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था, इतना काफी है होमोलोगस सीरीज के ऊपर, इतना काफी है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो या कॉपी क्या करोगे? हम यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग लगाओ आप लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो
तो सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके ऊपर परफॉर्म होता है। तो हम लोग दो रिएक्शंस के बारे में मेजरली अभी पढ़ेंगे, वो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर परफॉर्म होता है, अल्केन के ऊपर परफॉर्म होता है, यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर परफॉर्म होगा। तो इसको एकदम हम लोग नोट में लिखेंगे। नोट में सबसे पहला पॉइंट क्या आया, ओनली undergoes by alkane, यानी ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड कर सकता है, जो कि कौन है, अल्केन है। अब अल्केन में कोई भी ले लो, CH4 ले लो आप, C2H6 ले लो, C3H8 ले लो, कोई भी अल्केन ले लो, वो अल्केन आपको क्या करके दे रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करके दे रहा होगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर आप कोई क्रिकेट मैच या आप फुटबॉल वगैरह आप देखते हो तो आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब पता होगा। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई अगर जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है कि अगर कोई प्लेयर को इंजरी हो गया, चोट लग गया, ठीक है, तो जब हम लोग उस प्लेयर को रिप्लेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस जैसा ही कोई दूसरा प्लेयर लेकर आते हैं, और ये सेंस भी बनाता है ना। अगर मेरे टीम में अगर एक बॉलर को चोट लग गया है, वो बॉलर टीम से बाहर हो गया, तो हम जो नेक्स्ट प्लेयर लेके आएंगे वो ऐसा तो होगा नहीं कि वो विकेट कीपर बैट्समैन होगा, चाहे वो बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन, बट अगर एक बॉलर को इंजरी हुआ है तो हमको जो नया उसका रिप्लेसमेंट लाना है, उसके जगह पे वो कौन होना चाहिए, एक बॉलर होना चाहिए। अगर मेरा फुटबॉल का टीम है, एक गोलकीपर है, उस गोलकीपर को चोट लग गया, तो हम जो नया प्लेयर लेकर आएंगे वो एक गोलकीपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जिसको रिप्लेस करते हैं उसको ऐसे ही किसी से रिप्लेस करते हैं जो उसके जैसा हो। बात समझ में आए? हम लोग जिस चीज को रिप्लेस करते हैं उसको ऐसे ही किसी से रिप्लेस करते हैं जो उस जैसा हो। उस जैसा इन द सेंस जैसा वो पहले, यहाँ पे तो एटम्स होगा, तो एक एटम को रिप्लेस करेंगे, उसके जगह दूसरा एटम आएगा, तो जो एटम आएगा वो क्या करेगा, वैसा ही बॉन्ड बनाएगा जैसे पहला वाला बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट वर्ड का तो मतलब समझ में आया एटलीस्ट, कि हम लोग किसी एक को रिप्लेस करेंगे तो ऐसे ही किसी प्लेयर से या ऐसे ही किसी चीज से रिप्लेस करेंगे जो उसके जैसा हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग रिप्लेस किसको करेंगे, एटम्स को रिप्लेस करेंगे। किससे करेंगे, दूसरे एटम से रिप्लेस करेंगे, और जो एटम रिप्लेस कर रहे होंगे वो दोनों के अंदर क्या होगा, सिमिलर नेचर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली रिएक्शंस पे आते हैं और देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, इतना नहीं लिख रहे हम, डायरेक्टली लिख रहे रिएक्शन फॉर मीथेन। मीथेन के लिए दिया है, बुक में भी मीथेन के लिए पूछता है, एग्जाम्स में भी मीथेन के लिए पूछता है, तो हम लोग मीथेन के लिए देखेंगे। तो हम लोग CH4 को ले लिए। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या चीज है कि आपको कोई दूसरा कंपाउंड ऐड कर, कंपाउंड बोले दूसरा एटम ऐड करना होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ऐड बार बार बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करना होता है, और सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ से क्या करना होगा, एक को हटाना होगा और दूसरा को ऐड करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग कर रहे होते तो वहाँ पे कौन कौन सा चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, हम लोग H2 ऐड करते हैं। अब H2 भी हम नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जैसे देखो यार, Cl2 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं। अब क्लोरीन हम यहाँ पे इसलिए लिए, H2 पहले बोलने का मतलब था ना कि आप या तो Cl2 ले लो या तो आप Br2 ले लो, आप किसी भी एक चीज को ले सकते हो, ठीक है। बट मेजरली ये जो रिएक्शन है वो Cl2 और Br2 पे ही परफॉर्म होता है, F2 या I2 इन सब के ऊपर परफॉर्म नहीं होता है। तो F2 और I2 पे परफॉर्म नहीं होता है। खैर इतना भी नहीं जानना है। मीथेन है, मीथेन के साथ हम लोग क्या लिए, क्लोरीन लिए। अब यहाँ पे कंडीशन याद रखना कि कंडीशन में हम लोग को क्या रखना है, सनलाइट। और सनलाइट को बहुत सारे बुक में क्या देता है, यूवी रेज। तो ये सारा चीज ध्यान में रखना कि हम लोग के पास मीथेन लिए, वहां पे हम लोग क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट होगा तो हटाएंगे किसको, हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे और Cl2 को वहां पे लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और एक Cl जाके यहाँ से लग गया। देखिए बात समझ में आया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और जो एक Cl था वो जाके उसका जगह ले लिया। तो बेसिकली हुआ क्या कि क्लोरीन जाकर हाइड्रोजन का प्लेस में लग गया। ये कुछ इस तरीके का था। सी अब जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे यहां से क्या हुआ, पहला बॉन्ड ब्रेक किया, ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड धीरे धीरे क्या किया, ब्रेक किया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये क्लोरीन क्या किया,
इसके जगह पे आ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। तो जैसे ही ये यहाँ से निकला तो रिएक्शन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और एक जगह पे कौन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, है ना। अच्छा, अब एक और चीज देखो, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है और यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये दोनों आपस में भी क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, यानी साथ में क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकल रहा होगा। रिएक्शन समझ में आया, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये किसकी वजह से ब्रेक हो रहा है, ऑफकोर्स सनलाइट की वजह से ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप सनलाइट नहीं रखोगे या फिर सनलाइट में ये रिएक्शन नहीं करोगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म होगा भी, क्योंकि इन बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, आपको यूवी रेज चाहिए जिनके पास एनर्जी होता है, और ये बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला चीज मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इस रिएक्शन को आगे भी फर्दर प्रोसीड करना है। तो देखो होगा क्या चीज, समझो थोड़ा सा। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग एक कंटेनर लेंगे, है ना भाई। हम लोग के पास एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा CH4 डाल देंगे, बहुत सारा CH4 है, उस बहुत सारे CH4 में फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, Cl2 ऐड करेंगे, यानी CH4 और Cl2 लेके अच्छे से वहां पे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको लेके जाएंगे छत पे, और छत पे धूप पे छोड़ देंगे। तो जब हम लोग मिक्स करके छत में धूप पे छोड़ के आएंगे तो वहां से आएगा सनलाइट, सनलाइट दोनों के बॉन्ड्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और CH3Cl बनाएगा और HCl बनाएगा, हो गया। अब किस्मत का खेल ये है कि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं। रुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि देखो अभी भी तो वहां पे बहुत सारा क्लोरीन है। अब जब आप देखोगे कि CH4 Cl2 के साथ कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होने के बाद क्या बना लिया, CH3Cl बना लिया, बट वहां पे अभी भी तो बहुत सारा क्लोरीन मौजूद है। वो सारा क्लोरीन क्या करेगा, वापस से अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि उसको वहां पे और सारा हाइड्रोजन दिख रहा होगा, और ये क्लोरीन लोग अटैक करके इन हाइड्रोजन को क्या करना चाहता है, रिप्लेस करना चाहता है। बात समझ में आ रहा है। तो जितना भी यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, अगेन इन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनका जगह लेने का कोशिश करेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे एंड नहीं होगा, ये जाएगा अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आपका क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को बाद में नेम्स वगैरह भी ऐड करना है। तो यहां से हम लोग उठाएंगे CH3Cl को, CH3Cl को साथ में फिर से अटैच कौन होगा, Cl2, और क्योंकि सनलाइट का तो कोई कमी है नहीं तो ये रिएक्शन वापस से परफॉर्म होगा, और अगेन यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच होगा। तो अब पहले एक क्लोरीन था, अब एक और अटैच हुआ, तो 2 क्लोरीन होगा, साथ में रिलीज क्या होगा, HCl। क्लियर है। अब आप लोग स्टेप 3 और स्टेप 3 वीडियो पॉज करो और जल्दी जल्दी से करके लिख लो, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या होगा बाबू, CH2Cl2, अगेन क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा और साथ में लगेगा CHCl3 और रिलीज होगा बाबू HCl। क्लियर है ये भी, ठीक। चौथा वाला स्टेप में क्या होगा, ये बना लिए होगे, CHCl3 में आपका Cl2 फिर से अटैक करेगा। क्या हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम अटैक और अटैच में डिफरेंस नहीं बोल पा रहे। सनलाइट है और यहां से CCl4 बनेगा और साथ में HCl फॉर्म होगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, बट रिएक्शन में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, आप जल्दी से सबका नोमेनक्लेचर करो, इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका करो और इसका करो, नोमेनक्लेचर करने बोल रहे, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या किए, बोलो, 1-क्लोरो-मीथेन। हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर बुक में जो देख के है वो नहीं करने बोले, हम आपको करने बोले ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC क्या बोला कि एक पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 1-क्लोरो, और ये है क्या, मीथेन। तो ऐसे करो, ठीक है, जिस तरीके से बताया। ये नहीं कि मिथाइल क्लोराइड लिख दे रहे, वो नहीं करना है। IUPAC का जो नोमेनक्लेचर है उसको अभी फॉलो करना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो मीथेन। देखो अगर आपको मिथाइलिन क्लोराइड ही लिखना है तब फिर कोई बात नहीं, तब फिर याद करना हो गया कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। रटने के लिए नहीं बताया, ठीक है। स्पेशल नाम क्या है वो पढ़ेंगे, इसका स्पेशल नाम क्या है, इसका स्पेशल नाम क्या है वो पढ़ेंगे, बट हम लोग को IUPAC नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे,
1, अच्छा 1, इसमें नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बिकॉज ये आपको पता है कि मीथ का मतलब एक ही कार्बन होता है ना, ये मीथ का मतलब एक ही कार्बन होता है, तो आप पोजीशन नहीं भी बताओगे तब भी चल जाएगा, बट आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ 1, ट्राई फ्लोरो मीथेन, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, 1, डैश टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। 1, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब इन सब का नाम एक्स्ट्रा लिखो कि भाई CH3 का एक्स्ट्रा नाम क्या है, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोल रहे होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CCl4 को कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो लिखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सब नाम हम लोग को याद करना है, बट हम लोग को IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए, तो फिर क्यों पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहिए था IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसलिए ये तो हो गया कि भाई बेसिक रिएक्शंस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि अगर मीथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट में डिसॉल्व करके हम लोग रख देंगे टेरेस पे तो क्या होगा, तो आपको ये चारों रिएक्शंस लिख देना है, नाम लिख दोगे आपको मार्क्स दे देगा, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो आना चाहिए या आता है टेस्ट पेपर्स वगैरह अगर आप फॉलो करोगे तो आपको वहां पे दिख रहा होगा, लिमिटेशंस पूछता है कि भाई ये जो हम लोग का रिएक्शंस है, ये रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा, कौन सा नहीं बन रहा होगा, या फिर इन सबको किस तरीके से अलग कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि आपका ये कंटेनर है, समझो पहले हम क्या बोलना चाह रहे हैं, CH4 है, Cl2 है, दोनों को रिएक्ट किए, तो जब हम रिएक्ट करेंगे तो CH3Cl बना, CH2Cl2 बना, CH3Cl बना, CCl4 बना, तो क्या इन सब में से सब बनेगा या लास्ट वाला सिर्फ चीज बचेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई पहले स्टेप में ये बना, ये सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, ये सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, ये सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो जो कंटेनर है उसमें सिर्फ क्या मौजूद है, CCl4, बट ऐसा नहीं होता है, उस कंटेनर में ये चारों मौजूद होगा, CH3Cl भी होगा, CH2Cl2 भी होगा, CHCl3 भी होगा और CCl4 भी होगा, और इन सब का थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी होगा, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा, मतलब ऐसा पकड़ो कि 10%, 25%, 30%, 35%, तो इस तरीके से ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट होगा सब, ठीक है। अब जब सब है और हमको तो दिखाई नहीं दे रहा कि यार ये CCl4 का मॉलिक्यूल है, ये CH3Cl का मॉलिक्यूल, हमको तो नहीं समझ रहा है, वो तो मेरे लिए पूरा क्या है, एक लिक्विड है, तो अब उसमें से हमको किसी को अलग करना है, हमको चाहिए कि CH3Cl मिले, तो हम कैसे करके उसको अलग करेंगे, यानी इन सबको अलग करने का बाद, तो ये कैसे किया जाता है, टू सेपरेट प्रोडक्ट्स produced in substitution reaction हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल, बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख रहे हम, डायरेक्ट लिख दे रहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिल हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, और बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके ऊपर बेस्ड है बाबू, तो ये बेस्ड है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब होता क्या चीज है कि जो हम लोग के पास कंटेनर है, जैसे कि ये कंटेनर है, तो इसमें तो आपका CH3Cl भी है, CH2Cl2 भी है, CH Cl3 भी है, CCl4 भी है, ये चारों वहां पे मौजूद है। अब हम लोग नीचे से क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग यहां से हीट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि इसका 100 है, इसका 150 है, और इसका 200 है, और इसका 250 है, तो इस तरीके से तो जैसे ही हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो CH3Cl क्या कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, एक कंटेनर में सारा CH3Cl को कलेक्ट कर लेंगे,
अब टेम्परेचर 150 तक पहुंचेगा तब ना CH3 आपका बॉयल होगा या ये सब बॉयल होगा। अभी तो ये सब सिर्फ क्या हो रहा है, हल्का हल्का गर्म हो रहा है, बट CH3Cl क्या हो गया, पूरा बॉयल होके इवेपोरेट करना स्टार्ट कर गया 100 डिग्री या 110 डिग्री के आसपास में। बात समझ में आ रहा है? तो सारा CH3Cl वहां से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जैसे पता चलेगा कि 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब क्या निकलेगा वहां से, CHCl3। तो फिर हम लोग उसको अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और अलग अलग पे कलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन होता है कि कैसे करके इन लोगों को हम लोग को अलग करना है। तो हम लोग डिफरेंशियल बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और चारों कंपाउंड्स को सेपरेट करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भाई एक्सेस कौन होगा, इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन होगा, इनसे सबसे ज्यादा क्या, तो उसको हम लोग एक्सेस नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो मेजर और माइनर वाला चीज है ये डिपेंड करेगा कि क्लोरीन आपके पास कितना है। अगर बहुत सारा क्लोरीन है तब आपके पास CCl4 मेजर में होगा, और बहुत कम क्लोरीन है, लिमिटेड है, तब आपका CH3Cl मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये दिमाग में रखना कि Cl2 एक्सेस में है या Cl2 दिख रहा है, तो Cl2 लिमिटेड, यहां पे क्या लिखा है, लिमिटेड। तो Cl2 एक्सेस है या Cl2 लिमिटेड है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। अगर Cl2 एक्सेस में है तो आपका मेजर कौन होगा, CCl4, और माइनर कौन होगा, CH3Cl। और अगर आपका Cl2 लिमिटेड है तो वहां पे आपका कौन मेजर होगा, CH3Cl, और माइनर कौन होगा, CCl4। ये आप थोड़ा सा सोच के देखो कि होगा क्या ना, कि ऐसा सोचो कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल है किसका, CH3Cl का, और आप CH3Cl का बोल रहे हैं, CH4 का 100 मॉलिक्यूल है और Cl2 का 200 है। देखो यहाँ पे 100 है और ये 200 है। तो जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो पहला स्टेप के बाद जो 200 आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये तो घट के कितना बचेगा, 100 ही बचेगा ना। अच्छा, ये 100 मॉलिक्यूल कितना प्रोड्यूस करेगा, ये 100 प्रोड्यूस करेगा, तो ये अभी भी 100 है, ये कितना हो गया, 100 हो गया। इस स्टेप के कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये क्या रहेगा, ये सारा का सारा क्लोरीन खत्म, और ये आपके पास अभी भी 100 पीस रहेगा। तो ये 100 है और ये 0 है। ये चीज समझ में आया? अरे हर स्टेप में क्लोरीन तो ऐड होता जाएगा, तो जैसे जैसे क्लोरीन ऐड हो रहा है वैसे वैसे क्लोरीन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा ना। तो अगर क्लोरीन हम क्या लेंगे, बहुत कम लेंगे, लिमिटेड लेंगे, तो ये वाला चौथा स्टेप तक रिएक्शंस पहुंचेगा ही नहीं। तो जब चौथा स्टेप तक पहुंचेगा ही नहीं तो CCl4 बनेगा कैसे वहां पे, बात समझ में? तो इसलिए बोला जाता है कि अगर Cl2 आपके पास बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में एक्सेस है जिसका कोई गिनती नहीं, तो वैसे सिचुएशन में मेजर प्रोडक्ट कौन है, CCl4 है, और माइनर प्रोडक्ट कौन है, CH3Cl है। और अगर आप Cl2 लिमिटेड लेते हो तो आपका मेजर हो जाएगा माइनर CCl4 हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, ये जो सारा रिएक्शन है, ये सेम रिएक्शन हम लोग किसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, Br2 के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, बस CH2 Bl2 बनेगा, Br2 बनेगा, यहाँ पे Br बनेगा, Br3 आएगा और Br4 आएगा। तो सिमिलर रिएक्शन है। अच्छा, अगला है कि भाई फ्लोरीन और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आंसर है कि फ्लोरीन और आयोडीन के साथ नहीं कर सकते। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रिएक्शन करता है, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा बात नहीं है। बहुत ज्यादा हीट वगैरह प्रोड्यूस होगा, इसलिए फ्लोरीन से बच के रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना, तो हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब आया आयोडीन। तो आयोडीन क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो रिएक्शंस को करने में तो सबसे पहले बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ऊपर से उसका जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, कंपाउंड बना, वापस से वो कंपाउंड क्या हुआ, रेड्यूस होके इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ये जो चीज होता है कि वापस से इनिशियल स्टेट में आता है, तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन के साथ नॉर्मली जैसे ये कर दे रहे वैसे नहीं करते, उसके लिए स्पेशल केसेस है और वो अभी मेरे को पता नहीं है। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना एनफ है, अच्छे से इसको देख लो। इसके बाद फिर हम लोग क्या लेते हैं, एडिशन रिएक्शन लेते हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो लिखते हैं एडिशन रिएक्शन। अब अगेन यार पूछेंगे कि भाई नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो नाम से क्लैरिटी एकदम मिल रहा है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ हम लोगों को ऐड करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे करते क्या है, हम लोग ऐड करते हैं। अब ऐड किसको करेंगे, तो ऐड हम लोग दो चीज को कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन भी ऐड करते हैं और साथ में H2 भी ऐड करते हैं। अगेन H2 का क्या मतलब है, आप लोग को पता है कि H2 का मतलब है Cl2, F2, Br2
और I2। इन सब में जो काम का है वो कौन है, Cl2 है और Br2। ओके, अब देखो होगा क्या चीज। तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है, जैसे पिछला वाला हम लोग क्या लिखे थे, नोट में लिख लिए थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके लिए परफॉर्म होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्केन के लिए। उसी तरीके से जो एडिशन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए परफॉर्म होगा, अल्कीन के लिए परफॉर्म होगा और अल्काइन के लिए परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ओनली टेक प्लेस इन अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन में होता है, और बेसिकली हम लोग को जो अल्कीन पढ़ना है वो कौन होगा, C2H4 होगा, और अल्काइन जो होगा वो कौन होगा, C2H2 होगा। तो इन दोनों के लिए हम लोगों को ये रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं भाई, फॉर हम लोग सबसे पहले किसके लिए करते हैं, अल्कीन के लिए करते हैं, C2H4 के लिए पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एकदम सिंपल रिएक्शन है। देखो एकदम स्टेप में, देखो एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो तो 4 स्टेप में हो रहा था बट ये सिंगल स्टेप है। तो हम लोग के पास क्या होगा, C2H4 होगा। हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। बात समझ में आया, C2H4 में H2 ऐड किया, क्या बन गया, C2H6। तो रिएक्शन याद करना तो भाई कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था तो वहां पे क्या था, सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए था। यहाँ पे भी तो C2H4 और H2 को जब मिलाएंगे तो कोई चीज तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो चाहिए वो आपका क्या है, वो है महंगा चीज, PT, PD, Ni, क्या है, प्लैटिनम, पलाडियम, निकल, प्लैटिनम, पलाडियम, यम, निकल, कहां से, जहां से निकलना है वहां से निकल। तो ये सारा में से कोई एक, ठीक है। तो अब जाहिर सा बात है भाई, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा रेयर है। प्लैटिनम को हम यूज करेंगे रिएक्शन में, ज्वेलरी में यूज होने वाला चीज है भाई, तो इन सबको हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग किसको यूज करेंगे, सस्ता चीज को। और सस्ता कौन है, इन सब में तो सबसे सस्ता निकल है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकल को यूज करते हैं इन अ पाउडर फॉर्म। तो जो भी इसमें से हम लोग यूज कर रहे हैं इसका क्या लेंगे, पाउडर लेते हैं। बेसिकली ये पूछा जाता है कि ये क्यों लिया जाता है, तो आप लोग को याद दिमाग में रखना है, याद तो अभी क्या ही करोगे, ठीक है। तो ये इसलिए लिया जाता है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि ये इस रिएक्शन को एक सरफेस प्रोवाइड कर सके। क्या है ना कि जब हम लोग ये रिएक्शंस में आपस में डिसॉल्व कर देते हैं, कंटेनर लेंगे, कंटेनर C2H4 डालेंगे, वहां पे हाइड्रोजन डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बट मिक्स करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन रिएक्शंस को करने के लिए एक सरफेस चाहिए, एक जगह चाहिए, वहां पे C2H4 जाके बैठेगा, फिर वहां पे आके हाइड्रोजन ऐड होगा। तो C2H4 को क्या चाहिए, बैठने के लिए जगह चाहिए। वो जगह कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इन सब का काम क्या होता है, एरिया प्रोवाइड करना, ठीक है। दे प्रोवाइड सरफेस का एरिया फॉर रिएक्शन। तो अगर एग्जाम से पूछता है कि भाई हम लोग PT, PD या Ni का क्यों यूज करते हैं, तो प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। सिंपल है। अगर आप यहां से मॉलिक्यूलर लेवल पर देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा होगा, ये आपको इस तरीके का दिखेगा भाई, है ना। C डबल बॉन्ड है, H4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, रिएक्शन चला, रिएक्शन में Ni आया। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन अपना क्या करेगा, बॉन्ड को ओपन करेगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, CH, H, 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 इस तरीके से। तो सबसे पहले कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड खोलेगा, तो जैसे ही ओपन करेगा तो अब इन लोगों के पास कितना है, इस कार्बन के पास देखो 3 है, इस कार्बन के पास भी 3 है। तो अब इन लोगों के पास क्या हुआ, एक एक बॉन्ड फ्री हुआ। एक एक बॉन्ड जैसे फ्री हुआ तो ये हाइड्रोजन जाके वहां पे क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। वहां पे अटैच हुआ तो ये क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो है ना, अल्कीन से अल्केन। तो आप ऐसा भी दिमाग में रख सकते हो कि एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम लोग अल्केन से क्या करते हैं, अल्केन बोले, अल्कीन से क्या बनाते हैं, अल्केन बना देता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो, ये सारा जो चीज बोल रहे हैं उसको दिमाग में रखो, ठीक है। ये क्या करता है, अल्कीन को अल्केन में ट्रांसफर करता है। और एक चीज और दिमाग में भी रखेंगे, ये आगे हम लिखवाएंगे, इसीलिए
ये अल्काइन अगर हुआ तो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्क इन में। अब बोल रहे कि मेरा ए और ई एक जैसा लग रहा है, देख भाई ए है, ए ए ए ए, ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में रखना है। क्लियर है कि स्टेप में किस तरीके से चल रहा है। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग को दूसरा रिएक्शन लेना है, ठीक है। तो ये ए हो गया हम लोग का। दूसरा रिएक्शन क्या ले रहे हैं हम लोग, C2H4 है। अब C2H4 में ऐसा थोड़ी ना था कि हम लोग सिर्फ H2 ऐड कर सकते थे, हम लोग Br2 को भी ऐड कर सकते थे, ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते थे और करेंगे। ओके, और जब हम लोग कर रहे होंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये चीज दिमाग में रखना, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तब वहां पे निकल होता है, और जब आपका ब्रोमीन ऐड होता है तब वहां पे क्या होता है, CCl4 होता है। तो एग्जाम्स में क्या करेगा, एग्जाम से पूछ लेगा कि भाई जब हम लोग ब्रोमीन के साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो व्हाट वी यूज एज अ कैटलिस्ट, सरफेस प्रोवाइड करने के लिए कौन इस्तेमाल होगा, तो सरफेस प्रोवाइड के लिए कौन इस्तेमाल होगा, CCl4। वहां पे Ni या PD या PT मत टिक करके आ जाना, वहां पे ऑप्शंस में रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेगा, वहां पे बोलेगा PT, PD, Ni, CCl4। अगर हम लोग ब्रोमीन को C2H4 में ऐड करेंगे which what we will use, तो वहां पे मत मार के आना कि भाई PT, PD, Ni, वहां पे क्या करोगे, CCl4, ठीक है। तो ये सब चीज दिमाग में रखो। ओके, सिंपल है, जैसे पहले कर रहे थे C2H4 और Br2, कुछ नहीं किया भाई, Br2 को जस्ट लगा दिया। अगर एग्जाम्स में क्या किया, इसी में एडिशनल बोलेगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर भी बनाओ, तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं कि नहीं बना सकते हैं। अच्छा, एक गलती मत करना ये वाला, एक जगह 4 हाइड्रोजन दे दिए और दोनों Br एक ही में लगा दिए, तो ये वाला काम मत करके आ जाना कि दोनों Br एक ही जगह लगेगा, एक Br इस पे लगेगा और दूसरा वाला Br जो हम बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये सब क्या है, ऐसा गलती हम थोड़ी ना करेंगे सर, आपको ऐसा लग सकता है, बट एग्जाम्स में या जब हम टेस्ट लिए ऐसा गलती किया है बच्चा लोग, बोल देने के बाद किया है। हम आपको बोल दिए कि भाई ऐसा होता है, स्टूडेंट लोग गलती करता है, आप मत करना। आप क्लास में बोलोगे भी कि हाँ सर हम लोग नहीं करेंगे, उसके बाद भी जाके एग्जाम में गलती कर दोगे, सेम यही वाला गलती कर दोगे। तो इसलिए बोल रहे हैं मत करना, बोल रहे हो नहीं करेंगे, देखते हैं एग्जाम्स होगा तो पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आया। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक और क्या लें, ठीक है, बस इतने ही रखते हैं इस पे और देख लेते हैं, ठीक है। इथीन के ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है, इथाइन के ऊपर देख लेते हैं। तो C2H2 होगा, C2H2 यानी यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। C2H2 का स्ट्रक्चर पता है ना, अभी अगर स्ट्रक्चर के बारे में बोल दिया भाई कि मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता, तब तो हम अपना होश हवास सब खो बैठे हैं। इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के बाद अगर इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा तो ठीक है। तो C2H2 है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, Br2 को ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा CCl4, और ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, C2H2Br2। चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका भी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक H, ये एक H, और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C H Br H और Br। देखो ध्यान देखो कि हम Br दोनों पे लगा रहे हैं, अब इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये रिएक्शन चाहो तो एक बार और कर लो, मल्टी स्टेप में कर सकते हो। तो जैसे एक स्टेप और लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H2Br2, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे फिर से Br2 को, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे C2H2Br2, वापस से इसमें ऐड करेंगे Br2, तो ये क्या बना देगा वो, ये बना देगा C2H2Br2 तो था, तो और ऐड हुआ तो क्या बन गया, Br4। ये तो हो गया। अब आप लोग करोगे नोमेनक्लेचर, इसका 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 और इसका, इन चारों को जल्दी से नोमेनक्लेचर बताओ कि क्या होगा। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले का 1,2 डाइब्रोमोइथेन, है ना, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। जल्दी से इसका बताओ क्या होगा, ये 1 अच्छा इन नहीं होगा, एन होगा। हम भी क्या गलती कर रहे हैं, एन होगा, एन, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, एन होगा, क्योंकि ये अल्कीन बन गया ना। यहाँ पे आपका ये C2H2 वाले केस में क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमोइथीन होगा,
तो इस वाले का नाम क्या होगा 1,2 डाई ब्रोमो ईथीन, ये वाला ई है। ओके, और इस स्टेप में जो बन रहा है इसका नाम क्या होगा 1,1,2,2, टेट्रा ब्रोमो ईथेन, है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा बनेगा, हो गया 2 हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, तो इक्वली बांटना भाई, इसमें Br, इसमें Br, इसमें Br और इसमें Br। तो ये इस तरीके से 1,1, 2,2 टेट्राब्रोमो ईथेन। तो आई होप ये सारा नाम आप लोग को समझ में आया होगा और इजी है, क्या कैटलिस्ट वगैरह है वो याद रखना है। अच्छा, नोट में एक पॉइंट और लिखो ये वाले के लिए, क्या याद रखना है कि होता क्या चीज है ना, कि जब हम लोग इथीन और ब्रोमीन को मिक्स करते हैं, हम लोग के पास इथीन एक कंटेनर में और ब्रोमीन, तो मिक्स किए, तो मिक्स करने से क्या होता है कलर आता है, उस पूरा सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है ब्राउन कलर का कलर होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये इनिशियली कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद चलता है ये रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है जब ये रिएक्शन होगा तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसका अपना कोई कलर नहीं होता, ये क्या हो जाता है कलर, ये हो जाता है कलरलेस, ठीक है। तो कलरलेस हो जाता है, तो जैसे ही ब्राउन कलर से कलरलेस होता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि सारा जो इथीन था वो ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या बना लिया 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। बात समझ में आया, हम क्या यहाँ पे बोलना चाहते थे, ये वाला स्टेप में बोलना चाहते थे, हम गलत जगह बोल दिए, हाँ हम गलत जगह बोल दिए, यहाँ पे हमको बोलना था इथीन का केस था, ठीक है। ये वाला स्टेप, ठीक है, यहाँ पर मत लिखो नोट, स्टेप 2 में ये सब चीज दिमाग में रखो। यहाँ से अंदर से क्वेश्चन जब देगा तो ये सब क्वेश्चंस को पूछेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एकदम सिंपल और छोटा सा एक रिएक्शन है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, जिसका हम लोग क्या नाम दिए, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं यार, देखो यहाँ पे। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम लोग के पास होता क्या है, हम लोग के पास होता है बाबू इथीन, और हम लोग इथीन को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। और इसका यहाँ पे रिएक्शन क्या है, सिंपल से रिएक्शन है कि बहुत ज्यादा इसको कंप्रेस कर देना, बहुत ज्यादा दबा देना, बहुत हाई प्रेशर लगा देना, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जब हम लोग इथीन पे लगाते हैं तो बहुत सारा इथीन का छोड़ा होगा क्या, देखो समझो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग पास क्या लिए, एक डब्बा लिए, उस डब्बे में इथीन 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 इथीन, तो ये सारा क्या है इथीन इथीन का मॉलिक्यूल है, सब अभी क्या है अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब इथीन अलग है। उसके बाद हम लोग बाहर से बहुत ज्यादा क्या किया, प्रेशर लगाए, बहुत ज्यादा इन लोगों को दबाए। तो जब हम लोग दबाएंगे तो ये इथीन इससे अटैच हो जाएगा, ये इससे अटैच, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये लोग सब आपस में क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही अटैच करेगा तो एक बहुत बड़ा लंबा सा क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा। उसी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर, पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्योंकि ये जो बना ना इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर, क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और ये जो अकेला था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। तो मोनोमर का मतलब क्या होता है, मोनोमर, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल होना। और पॉलीमर इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसा भी दिमाग में रखो कि बहुत सारा, आप गिन नहीं सकते हो, आप गिन नहीं सकते, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कैसे चलता है वो देखते हैं। तो हम लोग को क्या लेना है, CH2 लेना है, डबल बॉन्ड CH2 लेना है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करना है। जब हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम लोगों को 2-3 बात का खास ख्याल रखना है। खास ख्याल किसका किसका रखना है, हम लोग को टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है, हम लोगों को प्रेशर का खास ख्याल रखना है। तो टेम्परेचर लगभग कितना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होगा, लगभग 2000 ATM। तो बहुत होता है, बहुत होता है। आप ऐसे सोच के देखो कि नॉर्मल रियल लाइफ में हम लोग के ऊपर क्या है ना, कि ऐसा 10 kg हम लोग के सर के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, 10 kg, और उसके ऊपर कितना रखा हुआ रहेगा, वैसा 10 kg का 2000 ब्लॉक, 2000 पीस। तो ये प्रेशर कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर हम किसी के ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक रखे और किसी दूसरे के ऊपर 2000 पीस वैसा 10 kg का ब्लॉक रखे, तो दूसरे वाले का ऊपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये प्रेशर जो है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर है। साथ में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन और पर ऑक्साइड।
अगेन ये दोनों क्या है, ये दोनों हम लोगों का रिएक्शन का कैटलिस्ट है या रिएजेंट है, तो ये दोनों हम लोगों को इस्तेमाल होता है। इसके बाद रिएक्शंस परफॉर्म होगा, तो परफॉर्म जब हो रहा होगा तो उस टाइम में क्या होगा कि CH2 इन दोनों का डबल बॉन्ड खुलेगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा और फिर बगल में एक और CH2 अटैच हो जाएगा। इधर भी क्या होगा, एक और CH2 अटैच हो जाएगा और इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। इसके पीछे भी अटैच होता रहेगा, इसके आगे भी अटैच होता रहेगा और ये लंबा लंबा चेन बनाता चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको पॉलीथीन बोलते हैं। याद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथीन। कहाँ गया ये ईथीन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीईथीन। पॉलीईथीन का मतलब होगा बहुत सारा इथीन, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, CH2 ले लो, सिंगल बॉन्ड लेके CH2 ले लो और यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया जाता है और ये कितना पीस है, N नंबर है। N नंबर का मतलब लगभग 2000-3000 मॉलिक्यूल ऐसा, ठीक है, 2000-3000, इससे भी ज्यादा था, 20,000 भी होता है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्स में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है, तो आप डिफरेंस ऐसे बता सकते हो कि ये जो CH2 आपका है वो क्या है, सिंगल है, अकेला है, डिस्क्रीट है, और ये पॉलीमर्स क्या है, ये बहुत सारा है, मैनी आपस में मिलके। दोनों का मास का डिफरेंस, इसका मास क्या होगा, अरे एक अकेले चीज का मास और बहुत सारा हजारों मिलके मास, तो इसका मास और इसका मास में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका नाम है तुम्हारा इथीन, इसका नाम है पॉलीथीन, ठीक है। तो इतना एनफ है हम लोगों के लिए। एक चार्ट है वो भी देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट दो, 2 मिनट दो, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या क्या है ना, हम लोग के पास इथीन है, उससे क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। तो ये एग्जाम से पूछता है कि इथीन क्या है, मोनोमर है, पॉलीथीन क्या है आपका, पॉलीमर है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मोनोमर हो गया, ये आप लोगों का पॉलीमर हो गया। इसका यूज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग गाड़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक टेबल है, वो टेबल आपको याद करना होगा, बुक में देखना, ये इसके ऊपर एक टेबल होगा, ठीक है। दूसरा जो चीज है वो है आपका PVC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, यार PVC पाइप यार, जो बाथरूम वगैरह में या किचन वगैरह में हम लोग का इस्तेमाल होता है, तो PVC पाइप यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका भी पूछता है कि मोनोमर का नाम क्या है, तो मोनोमर क्या है आपका, इसका विनाइल क्लोराइड। और जाहिर सा बात है आपका पॉलीमर क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये याद रखना, ठीक है। और उसके बाद साथ में आपका रिएक्शंस भी पूछ लेता, तो आपको बोल देना है कि CH डबल बॉन्ड CL इस तरीके का कुछ रहता है। बाद में ये आपका क्या बन जाता है, CH नहीं, इस तरीके का नहीं रहता है, ऐसा कुछ रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHCl, ये रहता है। बाद में ये क्या कहते हैं, ये मोनोमर का स्टेट है। मोनोमर में जब रहेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड तो ऐसा दिखेगा, जब आप इससे पॉलीमर बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड हट के क्या आ जाता है, वहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है। इसका तो आपको हम बता ही दिए कि इसका क्या रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता है और बाद में ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज को लिख लो। और तीसरा जो लास्ट है, इसका यूज क्या करते हैं, तो हम लोग जो किचन वगैरह का पाइप वगैरह बताएं वो सब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है आपका टेट्राफ्लोरोटेफ्लॉन, बेसिकली इसको टेफ्लॉन बोलते हैं। तो टेफ्लॉन में क्या होता है, CF2 होता है, F है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये रहता है। ये आपका क्या है, मोनोमर है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, पॉलीमर आता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, CF सिंगल बॉन्ड CF F2 F2, ठीक है। याद रखने के लिए समझो, सिर्फ डबल बॉन्ड को हटा के वहां पे क्या करना है, सिंगल बॉन्ड करना है। तो टेफ्लॉन आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका क्या तो नाम था, पॉलीफ्लोरो ऐसी कुछ तो, कार्बन फ्लोरोइथीन ऐसा कुछ तो था, हमको ध्यान में भी नहीं आ रहा है। टेफ्लॉन है, आई थिंक बुक में तो टेफ्लॉन है, ये तो हमको श्योर है, ठीक है। तो टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब हम लोग पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे इन सबसे कैसे क्वेश्चंस करें। आज का ये वीडियो था, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था भाई, हम लोगों का रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
एक रिएक्शंस का ऊपर वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग मल्टीपल जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, वो फंक्शनल ग्रुप एसिड के साथ बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो पढ़े, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट था। एक बार दो बार करके अच्छे से वीडियोस को देखो, समझो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से करो। हम अपने तरफ से जितना बेस्ट पे करवा सकते हैं तो वो करा। तो आप लोग का अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता तो वो डाउट भेजना, डेफिनेटली आंसर कर रहे होंगे। और कोई प्रॉब्लम या सजेशन चाहिए होगा तो बोलना, या मेरे को कोई सजेशन देना हो तो देना भाई, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।